नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संघर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर। मैं आपका अपना सत्यम द्विवेदी पेश हूँ एक नए वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपदा प्रबंधन नामक टॉपिक का यह पार्ट 4 लेकर के आए हैं। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखा है तो प्लीज आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा और उसमें आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी जिसमें आप सभी पार्टों को देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों वीडियो की। जैसा कि हम लोग पार्ट 3 में हम लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं को देखा और अंतरिम तौर पर आज पार्ट 4 में हम कुछ प्राकृतिक आपदाओं को और देखेंगे, जिनमें आज हम चक्रवात और ज्वालामुखी के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने एक प्राकृतिक आपदा का नाम लिखा हुआ है और इस प्राकृतिक आपदा का नाम क्या है, चक्रवात। चक्रवात को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लोन कहते हैं। आखिर बात करें चक्रवात क्या है तो साधारण भाषा में प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा गांव में गर्मियों के समय पर एक बवंडर उठता है और वह बवंडर गोल आकार में घूमते हुए जो नीचे की मिट्टी धूल वगैरह होती है इस सबको ऊपर की ओर उठा ले जाता है और काफी दूर एरिया तक क्या करता है, गति करता है। तो साधारण रूप से आप गांव में उठने वाले इस प्रकार के बवंडर को चक्रवात के रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए बच्चों चर्चा करते हैं चक्रवात की। तो सबसे पहली चीज, चक्रवात नामक बिंदु पर पहुंचने के पहले कुछ बेसिक बातें हमें समझना यहां पर जरूरी होगा, तब हम बेहतर तरीके से चक्रवात के कॉन्सेप्ट को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैंने यहां पर एक शब्द लिखा है हवा। तो सबसे पहले इस बात की चर्चा करेंगे हवा क्या है। तो सभी बच्चों को अवगत है इस बात से कि हवा वास्तव में क्या है, एक गैसों का क्या है, मिश्रण है। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। आपको पता है हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें मौजूद हैं। यदि मैं बात करूं तो सर्वाधिक रूप से हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस उपलब्ध है, लगभग 78% भाग पर नाइट्रोजन गैस है। इसके पश्चात दूसरी सबसे ज्यादा वायुमंडल में मौजूद जो गैस है उसका नाम ऑक्सीजन है। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है कौन, हमारी हवा। हवा क्या है, हमारी गैसों का मिश्रण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि हवा एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर क्या करती है, गति करती है। हवा क्या करती है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर क्या करती है, गति करती है। आखिर हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति क्यों करती है, आइए इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगी तब इसका नामकरण क्या होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बात महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, हवा जब किसी एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है, गति करती है, यानी हवा एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होती है, तो इसी हवा को किस नाम से संबोधित कर दिया जाता है, पवन के नाम से। तो प्यारे बच्चों हवा क्या है, एक गैसों का मिश्रण है। और जब यही हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते दिखाई देती है तो इसी हवा को किस नाम से संबोधित किया जाता है, पवन के नाम से संबोधित किया जाता है। अब बात करें प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि आखिर हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति क्यों करती है, इसका क्या कारण है। तो आइए हवा की गति के कारण को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हवा की गति करने का जो मुख्य कारण है वह प्रेशर डिफरेंस है। क्या है, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर का मतलब क्या हुआ, दाब, और डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, अंतर। यानी दाब में जब भी कहीं अंतर होगा तभी हवा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करेगी, गति करेगी। यानी दाब में अंतर होने के कारण हवा एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है, गति करती है। आखिर यह दाब में अंतर है क्या और कैसे हवा एक जगह से दूसरी जगह गति करती है, तो आइए इस चित्र के माध्यम से इस बात को हम लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है, तो सारे बच्चों को ये बात नॉलेज है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा वह हिस्सा क्या होगा, गर्म होगा।
और जब यहां पर पृथ्वी का यह हिस्सा गर्म होगा सूर्य प्रकाश के कारण, तो यहां पर मौजूद जो हवा होगी वह भी क्या होगी, गर्म होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो बराबर आ रहा है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो उस जगह पर, जिस जगह पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा वह स्थल क्या होगा, गर्म होगा, या वह जलराशि क्या होगी, गर्म होगी। और वहां पर मौजूद जो हवा होगी वह भी साथ में गर्म होना क्या होगी, शुरू होगी। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब हवा गर्म होती है तो गर्म होने पर जो हवा का वजन है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी हवा क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। और हल्की होने पर यह हवा ऊपर की ओर उठना क्या होती है, शुरू होती है। तो यहां पर आप लोग इस बात को समझ पाए कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है और पृथ्वी के जिन स्थलों पर सूर्य का या जिस जलराशि वाले हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा तो वह हिस्सा क्या होगा, गर्म होगा। और इसके साथ ही वहां पर मौजूद जो हवा होगी वह भी गर्म होगी। और गर्म होने के कारण यह हवा ऊपर की ओर उठना क्या करेगी, शुरू होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों, जब हवा गर्म होती है तो उसका वजन हल्का होता है और हवा ऊपर की ओर उठना क्या होती है, शुरू कर देगी। और प्यारे बच्चों, इस जगह पर निर्मित होगा एक क्षेत्र, इस जगह पर निर्मित होगा एक हिस्सा जिसे हम निम्न वायु दाब का क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे। यानी निम्न वायु दाब का क्षेत्र कहां पर बनेगा, जहां पर सूर्य के प्रकाश के कारण हवा गर्म होगी और गर्म होकर हल्की होगी और इसके साथ ही ऊपर की ओर उठना क्या करेगी, शुरू करेगी। तो उस एरिया में कौन सा क्षेत्र निर्मित होगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र। और जब निम्न वायु दाब का क्षेत्र निर्मित होगा तो इसके पश्चात अब हम यहां पर एक और दूसरे क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं और इस क्षेत्र का नाम है प्यारे बच्चों उच्च वायु दाब का क्षेत्र। अब उच्च वायु दाब का क्षेत्र क्या है, तो पृथ्वी पर आपको पता है हर जगह पर तो एक एक बिंदु सा सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, कोई ना कोई इस निम्न वायु दाब क्षेत्र के पास कोई ना कोई एक ऐसा हिस्सा होगा जहां पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचेगा, यानी वहां पर कम ताप होगा और जिसके कारण वहां पर हवा ज्यादा मात्रा में गर्म नहीं होगी। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इस निम्न वायु दाब के नजदीक एक क्षेत्र निर्मित होगा जहां पर सूर्य का प्रकाश कम होगा। जब कम होगा सूर्य का प्रकाश तो निश्चित तौर पर उस एरिया में टेम्परेचर कम होगा और जब टेम्परेचर कम होगा तो वहां पर वायु गर्म नहीं होगी और ना ही अचानक ऊपर की ओर उठेगी। तो इस जगह को आप लोग किस नाम से संबोधित कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों यह जगह क्या कहलाएगी, उच्च वायु दाब का क्षेत्र। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन रहा है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हवाएं गर्म हुई और हल्की होकर ऊपर की ओर उठना क्या कर दी, शुरू कर दी। तो अब क्या होगा, जब यहां पर वायु खाली हो जाएगी तो यहां पर अब होगा क्या कि उच्च वायु दाब क्षेत्र में मौजूद जो हवाएं होंगी अब वो निम्न वायु दाब की ओर चलना क्या करेंगी, शुरू करेंगी। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये हवा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो हमेशा पवन होती है, हवा होती है, वह किस डायरेक्शन में गति करती है। तो हमेशा प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो हवा है या पवन है यह हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर क्या करती है, गति करती है। आपको बहुत अच्छे से कारण समझ में आया कि हवा गति क्यों करती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, हवा गर्म होगी, हल्की होकर ऊपर की ओर उठेगी। तो अब यहां पर हवा की इस खाली जगह को भरने के लिए उच्च वायु दाब से हवाएं किस दिशा की ओर चलना शुरू करेंगी, निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। और यह वह महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण हवा जो होती है वह एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, गति करती है। तो पर यह कारण समझ में आया कि आखिर हवा की गति का कारण जो था प्रेशर डिफरेंस यानी दाब में अंतर, वह कारण यह है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि यहां पर निम्न वायु दाब क्षेत्र है और यहां पर उच्च वायु दाब क्षेत्र है, यानी यहां पर दोनों के यहां पर वायु दाब में दोनों जगह पर क्या है, अंतर है। यहां निम्न क्षेत्र है वायु दाब का और यहां उच्च क्षेत्र है और यही क्या है आपका प्रेशर डिफरेंस है, जिसके कारण हवा एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, गति करती है। और यह हवा की
वायु की सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपकी विशेषता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमेशा पवन का डायरेक्शन, हवा का डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होता है, तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। अथवा पूछा जाएगा कि हवा में गति का कारण क्या है, तो पृथ्वी पर मौजूद प्रेशर डिफरेंस अथवा दाब में अंतर। यहां तक बात समझ में आई। तो चलिए अब और टॉपिक में आगे की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया वायुदाब के वायुदाब का। अब प्यारे बच्चों यहां पर याद रखिएगा, एक शब्द लिखा हुआ है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या है, तो वह यंत्र जिसकी सहायता से हम वायुदाब को क्या करते हैं, आंकते हैं, वह यंत्र किस नाम से जाना जाता है, बैरोमीटर के नाम से। यानी वायुदाब को मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैंने बैरोमीटर की आकृति को बनाने का प्रयास किया है। आप लोग देख पा रहे होंगे यह बैरोमीटर नामक यंत्र है और इस यंत्र के अंदर पारा क्या है आपका भरा हुआ है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब कभी बैरोमीटर में मौजूद जो पारा है यह अचानक नीचे की ओर आना क्या होता है, शुरू होता है। यानी बैरोमीटर के अंदर मौजूद जो ये पारा है यह एकदम से नीचे की ओर चला आता है, तो यह घटना किसके संकेत देती है, तूफान आने के संकेत देती है। प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बैरोमीटर में मौजूद पारा यदि अचानक से नीचे की ओर आता है तो यह किस घटना के संकेत देता है, तो यह घटना कौन सी है आपकी, तूफान आने की। और इसके पश्चात प्यारे बच्चों एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि यदि बैरोमीटर में मौजूद जो पारा है यह नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे यानी सामान्य गति से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, तो यह किस चीज के संकेत है, तो याद रखना प्यारे बच्चों यह साफ मौसम का क्या है, आपका संकेत होता है। यानी जब कभी बैरोमीटर में मौजूद पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर क्या होता है, उठना शुरू होता है, तो यह किस चीज का संकेत होता है, साफ मौसम का। तो इन सभी बेसिक बातों को आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। और अब आइए हम चक्रवात के ऊपर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों चक्रवात को समझने के लिए चित्र की ओर लेकर के चलता हूं, जो कि निम्न वायुदाब क्षेत्र और उच्च वायुदाब क्षेत्र को क्या करता है, संबोधित करता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है और पृथ्वी में पहुंचने के कारण सूर्य का प्रकाश जैसे ही पृथ्वी में पहुंचता है तो जिन भागों में सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा वहां पर वह क्षेत्र क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा। अब वह जल राशि भी हो सकती है और स्थल भाग भी हो सकता है। जब वह क्षेत्र गर्म होगा तो निश्चित तौर पर वहां पर मौजूद हवा होगी, वह भी गर्म होना क्या होगी, शुरू होगी। और प्यारे बच्चों आपको पता है जब हवा गर्म होगी तो यह क्या हो जाएगी, वजन में हल्की हो जाएगी और हल्की होकर के इस भाग में, इस निम्न वायुदाब क्षेत्र में मौजूद जो हवा होगी यह हल्की होकर ऊपर की ओर उठना क्या होगी, शुरू होगी। और आपको पता है इस निम्न वायुदाब क्षेत्र के नजदीक ही कहीं पर निर्मित होगा उच्च वायुदाब क्षेत्र, यानी जहां पर ताप कम होगा और जहां पर हवाएं बहुत कम मात्रा में क्या होंगी, गर्म होंगी, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र। और आपको पता है प्यारे बच्चों जो हवा की गति होती है, हवा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर गति करती है, तो हमेशा हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्या करती है, गति करती है। परंतु प्यारे बच्चों यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात के बारे में आपसे यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण बात क्या है, इसको हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों आपको पता है पृथ्वी जो है यह अपनी अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। यानी यदि हम बात करें कि यह हमारी पृथ्वी है, यदि आप ग्लोब को आप लोगों ने देखा होगा, ग्लोब के बारे में, ग्लोब क्या है, आपकी पृथ्वी की हूबहू आकृति, तो लगभग बनाने का मैंने प्रयास किया है, ग्लोब तो नहीं बना है। आपको पता है पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पर क्या होती है, घूमती है, घूर्णन करती है। और इस घूर्णन के कारण पृथ्वी में एक बल मौजूद होता है, एक बल उत्पन्न होता है और इस बल का नाम क्या है प्यारे बच्चों, कोरियालिस बल। यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, तो यहां पर एक बल उत्पन्न होता है। इस बल को हम कोरियालिस बल के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हुआ यह कोरियालिस जो बल होता है यह हवाओं को चक्रीय गति क्या करता है, प्रदान करता है। यानी हवा
अब जब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है, ये तो आपको साधारण रूप से पता है, तो यहां पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न हुए कोरियालिस बल के प्रभाव में आकर के अब हवाओं की जो गति होगी वह सीधी नहीं होगी कि हवा उच्च वायु दाब से निकली और सीधे निम्न वायु दाब की ओर आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और इस घूर्णन के कारण एक बल जन्म लेता है, इस बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। और यह कोरियालिस बल क्या करता है, इन हवाओं को चक्रीय गति क्या करता है, प्रदान करता है। और इस प्रकार से अब ये हवाएं क्या होंगी, चक्कर के आकार में उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलना क्या होंगी, शुरू होंगी। और प्यारे बच्चों, इन हवाओं का चक्रीय रूप में, चक्रीय क्रम में उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलना ही एक प्राकृतिक आपदा को जन्म देगा। और यह प्राकृतिक आपदा किस नाम से जानी जाएगी, चक्रवात के नाम से। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कभी भी हवाएं जो होती हैं यह उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर सीधे तौर पर नहीं चलती है कि उच्च वायु दाब से सीधी हवाएं कहां आती हैं, निम्न वायु दाब की ओर। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हवाएं सीधे तौर पर नहीं आती हैं? तो आपको यहां पर कारण याद रखना है कि हमारी जो पृथ्वी है यह अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। और इस घूर्णन के कारण एक बल जन्म लेता है। इस बल को किस नाम से जाना जाता है, कोरियालिस बल के नाम से। और यह कोरियालिस बल क्या करता है, इन हवाओं को चक्रीय आकार क्या करता है, प्रदान करता है। और ये हवाएं उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चक्र के आकार में चलती हैं। और इसी चक्र के आकार में हवाओं का चलना ही क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप बेहतर तरीके से इस चक्रवात की मीनिंग को समझ पाए कि चक्रवात क्या होता है, कैसे जन्म लेता है, क्या कारण होता है, हवाएं कैसे चलती हैं और कैसे इस घटना का नामकरण क्या होता है, चक्रवात होता है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब कभी चक्रवात चलेगा तो आपको पता है चक्रीय क्रम में चलेगा तो कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट बनेगा। यदि हम इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करें तो यहां पर एक सेंटर पॉइंट बना। और याद रखना प्यारे बच्चों, इस सेंटर पॉइंट को हम चक्रवात का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यह सेंटर पॉइंट क्या होता है, चक्रवात का केंद्र कहलाता है। और याद रखना प्यारे बच्चों, हमेशा चक्रवात के केंद्र में कौन सा क्षेत्र निर्मित होता है, निम्न वायु दाब क्षेत्र। क्योंकि आपको पता है ना, हवाएं जो थी यह उच्च वायु दाब क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर चली, निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर। तो जो चक्रवात हुआ इसके केंद्र में कौन सा क्षेत्र होता है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र। और चक्रवात का जो बाह्य क्षेत्र, बाह्य आवरण होता है, यहां पर कौन सा क्षेत्र होता है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र होता है। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो चक्रवात का केंद्र होता है, इस चक्रवात के केंद्र को हम चक्रवात की आंख के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। चक्रवात पढ़ाने के दौरान एक बल का यहां पर मैंने नाम लिया था, कोरियालिस बल। आइए अब इस कोरियालिस बल को भी हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोरियालिस बल क्या है, तो आपको पता है प्यारे बच्चों, पृथ्वी जो है यह अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, यानी घूमती है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो वायु की दिशा होती है, इस दिशा में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, यानी डिफ्लेक्शन होता है। यानी ये पृथ्वी राउंड कर रही है और यहां पर यदि हवा जाएंगी तो हवा पृथ्वी के घूर्णन प्रभाव के कारण हवा की डायरेक्शन क्या हो जाती है, बदल जाती है। यानी यह हवा इस ओर मुड़ जाएगी और हवा पृथ्वी के घूर्णन के कारण इस ओर हवा इस तरफ हो जाएगी और यह हवा इस ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो यह घटना क्या कहलाती है, विक्षेप कहलाती है। तो विक्षेप का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन क्या है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब पृथ्वी से हवाएं क्या होती हैं, टकराती हैं, तो इनकी दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। यानी उनमें विक्षेप क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और यही विक्षेप किस नाम से जाना जाता है, कोरियालिस बल के नाम से। प्यारे बच्चों, इस विक्षेप को सबसे पहले जानने का प्रयास एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया और इन वैज्ञानिक साहब का नाम क्या था, जीजी कोरियालिस था।
चूंकि इस विक्षेप की खोज जीजी कोरियालिस द्वारा की गई, इसी कारण इस विक्षेप को कोरियालिस बल के नाम से क्या किया गया, जाना गया। तो शायद आप बेहतर तरीके से कोरियालिस बल को क्या कर पाए होंगे, समझ पाएंगे। अब प्यारे बच्चों, कभी कभी जब एग्जामिनर का मूड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा तो वह आपसे हवा की गति को क्या कर लेगा, पूछ लेगा। अब कोरियालिस बल के कारण आपको पता है हवा में क्या, कोरियालिस बल के कारण क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ और हवा की डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। तो प्यारे बच्चों, आइए इस हवा के डायरेक्शन को हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, यह चित्र किसका नमूना है, तो बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। यह चित्र किसका नमूना है, हमारी पृथ्वी का नमूना है और यह पृथ्वी मैंने बनाई हुई है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी के बीचों बीच मैंने एक रेखा को खींचा है और इस रेखा का नाम दिया मैंने 0 डिग्री अक्षांश रेखा। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा ग्लोब में अनेक प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती है। इन रेखाओं को हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, सभी लोगों को पता होगा कि अक्षांश और देशांतर पूर्ण रूप से काल्पनिक रेखाएं हैं। आखिर इन रेखाओं का प्रयोग क्यों किया गया, तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान के डायरेक्शन को जानने के लिए, पृथ्वी में किसी भी वस्तु की स्थिति को जानने के लिए कि वह किस जगह पर स्थित है, इसके लिए हम जिन काल्पनिक रेखाओं का मानचित्रों पर, ग्लोब पर प्रयोग करते हैं, वो काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से क्या की जाती हैं, जानी जाती हैं। प्यारे बच्चों, मानचित्र पर जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम डायरेक्शन में खींची जाती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो काल्पनिक रेखाएं मानचित्र या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण डायरेक्शन में खींची जाती हैं, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाओं के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चित्र पर मैंने यहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर एक रेखा खींची और इसको नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को आप भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा आदि नामों से भी क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में क्या करती है, विभाजित करती है। इस अक्षांश रेखा का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इस अक्षांश रेखा का दक्षिणी हिस्सा पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। यानी यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी का उत्तरी सिरा उत्तरी गोलार्ध नाम से जाना जाता है और अक्षांश रेखा के दक्षिण में स्थित पृथ्वी का हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम उत्तरी गोलार्ध में इस विक्षेप के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे और यदि हम यहां पर इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई वस्तु उत्तरी गोलार्ध में गति कर रही है तो उसकी दिशा में क्या परिवर्तन होगा, और यदि कोई वस्तु दक्षिणी गोलार्ध में गति कर रही है तो इस कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण उसकी दिशा में क्या परिवर्तन होगा। तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु उत्तरी दिशा में, कोई वस्तु उत्तरी गोलार्ध में क्या कर रही है, गति कर रही है, तो कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण यह वस्तु अपने दाईं ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कोई भी बंदूक की गोली हो या हवा हो या कोई भी गतिशील वस्तु हो, यदि वह उत्तरी गोलार्ध की ओर क्या कर रही है, गति कर रही है, तो कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण यह इसकी दिशा में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा और इस विक्षेप के कारण उत्तरी गोलार्ध में गति करने वाली वस्तु जो है यह अपने दाईं ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। कौन सी साइड मुड़ रही है, दाईं ओर क्या हो रही है, मुड़ रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे। और याद रखना, इसी कारण प्यारे बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में जब भी कभी चक्रवात होंगे, चक्रवात की घटना होगी, तो जब भी कभी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आएगा तो चक्रवात के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हवा की दिशा होगी वह कैसी होगी। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप लोग फिगर देख रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में मैंने
चक्रवात की स्थिति को बनाया। यह लो प्रेशर जोन यानी निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, यह हाई प्रेशर जोन है, उच्च वायु दाब का क्षेत्र है। आपको पता है प्यारे बच्चों, जो हवाएं हैं यह हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। चूंकि यह चक्रवात की स्थिति किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु जो गति कर रही है वह कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण किस ओर मुड़ जाएगी? अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। यानी यहां पर हवा गति कर रही थी और कोरियालिस बल के कारण, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण यह हवा अपने दाईं ओर क्या हो गई? मुड़ गई। और यदि इस डायरेक्शन को हम पूरा करें तो यह डायरेक्शन ऐसा हमें दिखाई देगा। और प्यारे बच्चों, यदि आप घड़ी को देखें तो ये ठीक घड़ी की विपरीत दिशा में हवा क्या कर रही है? गति कर रही है। यानी कौन सी डायरेक्शन है? इसे इंग्लिश में हमने क्या कह दिया? एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब कभी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आएगा तो इस चक्रवात आने के कारण जो हवा की दिशा होगी वह कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो गतिशील वस्तु है वह कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण अपने दाईं ओर क्या हो रही है? मुड़ रही है। और दाईं ओर मुड़ने के कारण मैंने इस ग्राफ को पूरा किया तो यहां पर यह चित्र निर्मित हुआ। और यह घड़ी की सही दिशा है, घड़ी की दिशा है या घड़ी की विपरीत दिशा? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है यह घड़ी की विपरीत दिशा है। तो यहां से यह बात निश्चित हुई कि उत्तरी गोलार्ध में जब कभी चक्रवात आएगा तो इस चक्रवात के कारण जो हवा का डायरेक्शन होगा वह कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जब दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आएंगे तो याद रखिएगा इस कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो भी गतिशील वस्तु होगी वह गतिशील वस्तु अपने बाईं ओर क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। किसके कारण? कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण। याद रखिएगा, कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण यदि दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी वस्तु गति कर रही है तो वह गतिशील वस्तु अपने बाईं ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब यहां पर हम दक्षिणी गोलार्ध में आने वाले चक्रवातों के दौरान हवा की दिशा को जानने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो हमने प्यारे बच्चों यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति को बनाया। यह लो प्रेशर जोन यानी निम्न वायु दाब क्षेत्र है और यह हाई प्रेशर जोन यानी उच्च वायु दाब क्षेत्र है। आपको पता है हमेशा जो हवाएं होती हैं यह उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर क्या करती हैं? गति करती हैं। चूंकि हम लोग बात कौन से गोलार्ध की कर रहे हैं? दक्षिणी गोलार्ध की। और प्यारे बच्चों, आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में जो गतिशील वस्तु है वह अपने बाईं ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। यानी कोई वस्तु दक्षिणी गोलार्ध में गति कर रही है। अब गति करने वाली वस्तु हवा भी हो सकती है, गति करने वाली वस्तु मिसाइल भी हो सकती है, गति करने वाली वस्तु बंदूक की गोली, कुछ भी गति करने वाली वस्तु यहां पर आप लोग समझ लीजिएगा। तो यह क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध में जो गतिशील वस्तु होती है यह कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण अपने बाईं ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो जब यह वस्तु अपने बाईं ओर मुड़ेगी तो यहां पर यदि मैं इस डायरेक्शन को बाहर निकालकर दिखाने की कोशिश करूं तो यह डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। और यह डायरेक्शन कैसा है? आपका क्लॉकवाइज है। यानी घड़ी की सुई की दिशा में यहां पर चक्रवात का क्या हो रहा है? डायरेक्शन हो रहा है। यानी यहां से यह बात सिद्ध हुई कि जब कभी दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की घटना होगी तो चक्रवात तो इस घटना के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा की दिशा होगी वह कैसी होगी प्यारे बच्चों? क्लॉकवाइज होगी। और यह क्यों होगी? तो कौन से बल के प्रभाव के कारण? कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण। यानी हमें यहां पर सिर्फ दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु यदि गति कर रही है तो वह कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में कोई वस्तु गति कर रही है तो वह कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण अपने बाईं ओर मुड़ जाएगी। और इसी कारण जब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की घटना होगी तो इस चक्रवात की घटना के दौरान जो हवा का डायरेक्शन होगा वह एंटी क्लॉकवाइज होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात आने के कारण हवा का जो डायरेक्शन होगा वह कैसा होगा? क्लॉक होगा। और ये सारी चीजें किस कारण होगी? कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण। तो प्यारे बच्चों, कोरियालिस बल के बाद अगले और अंतरिम तौर पर हम चक्रवात के प्रकारों पर चर्चा कर रहे हैं कि चक्रवात क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं।
तो प्रमुख रूप से याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चक्रवात को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक हिस्सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का है और दूसरा हिस्सा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का। यानी चक्रवात प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों दो प्रकार के। कौन कौन? एक तो प्रकार है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का और दूसरा प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का। तो आइए बच्चों हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर पृथ्वी का चित्र बनाया हुआ है और बहुत कुछ चीजें यहां पर क्या हुई हैं, लिख दी गई हैं। तो चलिए इन्हीं बिंदुओं को एक एक करके हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि मानचित्र पर और ग्लोब पर हम कुछ काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं और इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये रेखाएं कैसी हैं प्यारे बच्चों? काल्पनिक है और पृथ्वी पर किसी भी स्थान की दिशा और दशा को जानने के लिए हम रेखाओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मानचित्र पर वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में खींची गई, इन्हें हमने अक्षांश रेखा नाम दिया। और मानचित्र या ग्लोब पर वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर डायरेक्शन में खींची गई, इन्हें हमने क्या नाम दिया, देशांतर रेखा नाम दिया। तो प्यारे बच्चों आइए अब इस चित्र को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि चित्र के बीचों बीच प्यारे बच्चों मैंने एक रेखा को खींचा और इस रेखा को नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कह सकते हैं, या इसी रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी क्या किया जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है। पूर्व में आप लोग समझ के आए हैं कि यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर भाग में स्थित पृथ्वी का हिस्सा कौन सा गोलार्ध कहलाता है प्यारे बच्चों? उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में स्थित पृथ्वी का हिस्सा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। अब मैं यदि अक्षांश रेखाओं की बात करूं तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है। यानी अक्षांश रेखाएं 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची गई हैं और 90 अक्षांश रेखाएं कहां खींची गई, दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई। और इस प्रकार से इन अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हुई, 180। प्यारे बच्चों मैं इन पर जब कभी ज्योग्राफी में मैं अक्षांश देशांतर का टॉपिक पढ़ाऊंगा और बेहतर तरीके से मैं यहां पर चर्चा करूंगा। चूंकि संविदा शिक्षक की क्लास है इसलिए मैं बहुत ही सीमित शब्दों में इस बात को, इस फिगर को समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90, और दक्षिण गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, 90। और इस प्रकार से कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 180 होती है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आपने सुना होगा पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं। उत्तर भाग में स्थित जो पृथ्वी का पोल हिस्सा है, ध्रुव हिस्सा है, इसे हम उत्तरी ध्रुव के नाम से संबोधित करते हैं। और पृथ्वी के दक्षिणी भाग में स्थित जो हिस्सा है इसे हम दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग भूमध्य रेखा से अक्षांश रेखाओं को खींचना शुरू करते हुए आगे की ओर बढ़े और अक्षांश रेखाओं को खींचते खींचते पहुंचे हम 23.5 डिग्री पर। और यहां पर हमने एक अक्षांश रेखा को खींचा और इसका नाम दिया 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। आखिर हमने इसे उत्तर अक्षांश रेखा क्यों कहा? तो प्यारे बच्चों आपको पता है भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में स्थित पृथ्वी का हिस्सा क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित पृथ्वी का हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। चूंकि यह अक्षांश रेखा किस हिस्से में खींची गई है, उत्तर हिस्से में, इस कारण से इस अक्षांश रेखा का नामकरण हमने क्या किया, उत्तर अक्षांश रेखा। यानी हमने 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची और इस अक्षांश रेखा को नाम दिया 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में आए और 23.5 डिग्री पर हमने एक अक्षांश रेखा खींची और इस अक्षांश रेखा का नामकरण किया 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। चूंकि यह रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई, इस कारण से इस रेखा का नामकरण क्या किया गया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना गया, मकर रेखा के नाम से।
इसके पश्चात प्यारे बच्चों हम 23.5 डिग्री के ऊपर गए और यहाँ पर 66.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में हमने एक अक्षांश रेखा खींची और इसका नाम रखा 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में हमने 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची और इसका नाम क्या रखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और इसके पश्चात आपको पता है प्यारे बच्चों हमने सबसे ऊपर ध्रुव पर एक अक्षांश रेखा खींची जिसका नाम था 90 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव पर हमने पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से पर एक अक्षांश रेखा खींची 90 डिग्री अक्षांश पर। और इस प्रकार से इस रेखा का नामकरण क्या हुआ, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और यहां पर उत्तरी ध्रुव स्थित है और यह पृथ्वी का क्या है, आपका दक्षिणी ध्रुव है। अब प्यारे बच्चों हम लोग इस क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं, यह क्षेत्र क्या है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, भूमध्य रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के इस बीच के संपूर्ण क्षेत्र में सूर्य का जो प्रकाश है यह वर्ष भर क्या रहता है, उपस्थित रहता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, भूमध्य रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के मध्य यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश की वर्ष भर उपस्थिति होती है। और वर्ष भर उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तो यहां का हिस्सा क्या होगा, यहां पर गर्मी क्या होगी, ज्यादा होगी। और गर्म को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कहते हैं। और हमने एक छोटा सा हिस्सा बनाया, इस कारण से इसे क्या कहा गया, कटिबंध कहा गया। संपूर्ण पृथ्वी का यह कुछ हिस्सा था, हमने इस कारण इसे नाम क्या दिया गया, कटिबंध नाम दिया गया। चूंकि यहां पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर उपस्थित होता है, इस कारण से इस क्षेत्र को हमने नामकरण क्या किया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा। यानी भूमध्य रेखा से माफ करिएगा, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के मध्य के इस क्षेत्र में वर्ष भर सूर्य की किरणें उपस्थित रहती हैं और सूर्य की किरणों की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र गर्म रहता है। इस कारण से इस क्षेत्र को हमने नामकरण क्या किया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और याद रखना प्यारे बच्चों, इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। यानी आपसे पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चों वो चक्रवात जो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र में आएंगे, इन सभी चक्रवातों को किस नाम से जाना जाएगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से। इसके पश्चात दूसरा चक्रवात का प्रकार क्या था प्यारे बच्चों, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा के पश्चात मैंने 66.5 डिग्री तक 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा के मध्य में एक क्षेत्र नामकरण किया और इस क्षेत्र का नामकरण क्या था, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी इस 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के पश्चात 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के मध्य के क्षेत्र को मैंने नामकरण क्या किया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आखिर इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहा गया, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पृथ्वी के इस उत्तरी हिस्से में और इस दक्षिणी हिस्से में सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। यानी सूर्य का प्रकाश यहां पर क्या होता है, बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। इस कारण से यहां पर ठंडक भी होती है और जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां पर क्या होती है, गर्मी भी होती है। तो यहां पर ठंडी और गर्मी दोनों प्रकार के मौसम क्या होते हैं, एक साथ दिखाई देते हैं। इस कारण से इस क्षेत्र को हमने नाम क्या दिया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी यहां पर शीत भी है और उष्ण भी है, यानी शीत और उष्ण को मिलाकर हमने नाम क्या दिया, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा के मध्य का क्षेत्र और यहां पर दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के मध्य के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो आने वाले चक्रवात होंगे, इन चक्रवातों को किस नाम से संबोधित किया जाएगा, तो प्यारे बच्चों इन चक्रवातों को ही हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां पर आते हैं, तो लगभग 30 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर के
66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य आने वाले क्षेत्रों में जो चक्रवात होते हैं, इन सभी चक्रवातों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से। इसके पश्चात प्यारे बच्चों, आपने देखा कि 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य के क्षेत्र को हमने शीत कटिबंध नाम दिया। इसी प्रकार से दक्षिणी हिस्से में भी 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा से लेकर के 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा के मध्य को हमने शीत कटिबंध कहा। आखिर इसे शीत कटिबंध क्यों कहा गया? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है इस 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री उत्तर अक्षांश और 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश शून्य मात्रा में पहुंचता है, यानी बिल्कुल भी इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इस कारण से पृथ्वी के इस हिस्से में क्या होगी? ठंडक होगी, और ठंडक वाला क्षेत्र क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? शीत कहलाता है। इस कारण से इस हिस्से को हमने नामकरण क्या कर दिया? शीत कटिबंध कर दिया। और इस प्रकार से दक्षिण में स्थित क्षेत्र को नामकरण हमने क्या कर दिया? शीत कटिबंध कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आपने समझा कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है? तो कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के मध्य आने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य आने वाले चक्रवातों को यहां पर जो चक्रवात आएंगे या यहां पर जो चक्रवात आएंगे, इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से। चलिए बच्चों, अंतरिम तौर पर हम भारत में करंट में आए जो चक्रवात थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात कुछ विश्व में आने वाले चक्रवातों के नाम देखेंगे और अंतरिम तौर पर प्रति चक्रवात को समझने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है भारत की जो दक्षिणी हिस्सा है, इसकी आकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीप क्या है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, वह स्थल भाग जो तीनों ओर से जल से क्या हो? घिरा हुआ हो, वह स्थल भाग किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप के नाम से। और द्वीप क्या है? वह स्थल भाग जो चारों ओर से जलराशि से घिरा हो, इसे हम द्वीप कहते हैं। और वह स्थल भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो या जलराशि से घिरा हो, इस स्थल भाग को किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप के नाम से। प्यारे बच्चों, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, यह एक जलराशि है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, यह एक जलराशि है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, यह एक जलराशि है। और यह एक स्थल भाग है। यह तीन ओर से चूंकि जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, इस कारण से हमने इसे नामकरण क्या किया? प्रायद्वीप कहा। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों में दिखाई देने वाले चक्रवात प्रमुख रूप से दो हिस्सों से उत्पन्न होते हैं। या तो भारत में दिखाई देने वाले चक्रवात बंगाल की खाड़ी से जन्म लेते हैं, या फिर ये चक्रवात कहां से जन्म लेते हैं? अरब सागर से जन्म लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, भारतीय संदर्भ में चक्रवात दो जगह से उत्पन्न हो सकते हैं, या तो बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर से। और अभी हाल फिलहाल में आए दो चक्रवात, जिनमें एक चक्रवात का नाम था अम्फान तूफान और दूसरे का निसर्ग तूफान था, इनको जानने की हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, अम्फान तूफान कब आया? तो 20 मई 2020 को अम्फान तूफान आया। इस अम्फान तूफान का नामकरण किसने किया? थाईलैंड एक देश है हमारा। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में एक देश है, दक्षिण की ओर, भारत के पूर्व और दक्षिण की ओर आप लोग देखेंगे थाईलैंड आपको दिख जाएगा। तो इस अम्फान तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? थाईलैंड देश के द्वारा। और प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, 1999 के पश्चात बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आया हुआ यह एक सुपर साइक्लोन था। यानी इस चक्रवात को आने के पहले इस बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में 1999 के समय पर एक चक्रवात आया था। और इस चक्रवात के पश्चात बंगाल की खाड़ी में आने वाला यह दूसरा सबसे खतरनाक क्या है? आपका चक्रवात है, सुपर साइक्लोन है। और इसका नामकरण क्या है? आपका अम्फान तूफान है। तो अम्फान तूफान कहां पर आया था? यह इसका जन्म कहां से हुआ था? बंगाल की खाड़ी से हुआ था। और प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, इस अम्फान तूफान ने भारत के दो राज्यों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया था। तो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में आप लोग देख रहे हैं, एक राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य ये सर्वाधिक रूप से इस अम्फान तूफान के कारण क्या हुए? प्रभावित हुए। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे निसर्ग तूफान पर। तो सबसे पहली चीज, निसर्ग तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा इस तूफान का नामकरण निसर्ग कहा गया। इसके पश्चात प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है,
वर्ष 1891 के पश्चात महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों में आने वाला यह एक सुपर साइक्लोन था। यानी आपको पता ही, ये महाराष्ट्र राज्य है, यह प्रमुख रूप से किसके किनारे, कौन सी जलराशि के तट पर स्थित है, अरब सागर पर। और याद रखना, यहां पर वर्ष 1891 के समय पर चक्रवात आया था। इसके पश्चात यह आने वाला एक महत्वपूर्ण चक्रवात है, यानी 1891 के पश्चात महाराष्ट्र के तट से टकराने वाला यह एक सुपर साइक्लोन है, जिसका नाम क्या है, आपका निसर्ग तूफान है। निसर्ग तूफान कब आया? 3 जून 2020 को। यह निसर्ग तूफान कहां से जन्म लेता है? तो कौन से सागर से? अरब सागर से जन्म लेता है। और इस निसर्ग तूफान से प्रमुख रूप से भारत के कौन से हिस्से प्रभावित हुए? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यह निसर्ग तूफान का सर्वाधिक प्रभाव महाराष्ट्र राज्य में देखा गया। और सबसे पहले यह निसर्ग तूफान जो था, यह महाराष्ट्र राज्य के अलीबाग क्षेत्र से टकराया था। सबसे पहले अलीबाग क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिला। और इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई, ठाणे, पालघर आदि इलाके इस निसर्ग तूफान की चपेट में आए। और इसके अलावा गोवा राज्य का कुछ हिस्सा, ये प्यारे बच्चों महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है एक राज्य, छोटा सा प्यारा सा राज्य गोवा है। और यह गोवा राज्य भी इस निसर्ग तूफान के प्रभाव से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। तो अंतरिम तौर पर कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं। यहां पर मैंने एक नाम लिखा हुआ है टी स्केल। तो टी स्केल क्या है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, चक्रवातों का मापन करने के लिए जिस महत्वपूर्ण उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इस उपकरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है? टी स्केल के नाम से। यहां पर प्यारे बच्चों विश्व में आने वाले कुछ चक्रवातों के बारे में मैंने चर्चा की है, इनको हम साधारण रूप से समझते हैं। तो एक चक्रवात का नाम है बिली। आपसे पूछा जाएगा बिली चक्रवात कहां आता है? तो प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास जो समुद्री क्षेत्र है, वहां पर जन्म लेने वाला यह चक्रवात है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? बिली के नाम से। अब बात करें टाइफून की, तो टाइफून चक्रवात चीन और जापान के पास, चीन और जापान एशिया महाद्वीप में स्थित ये दोनों देश है, चीन और जापान। इनका जो समुद्री इलाका है, यहां पर मौजूद चीन और जापान के मौजूद जो समुद्री इलाका है, इस समुद्री इलाके में आने वाले तूफान को किस नाम से संबोधित किया जाता है? टाइफून के नाम से। इसके अलावा एक और चक्रवात का मैंने नामकरण किया है टार्नेडो। तो टार्नेडो क्या है? तो प्यारे बच्चों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है, इस दक्षिणी हिस्से में मौजूद जो समुद्री क्षेत्र है, यहां पर जन्म लेने वाला यह तूफान है। और इस तूफान का नाम क्या है? टार्नेडो है। और यह दुनिया का सबसे खतरनाक क्या है? आपका चक्रवात है। कहां जन्म लेता है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में मौजूद समुद्री क्षेत्र में यह तूफान क्या लेता है? जन्म लेता है। अंतरिम तौर पर प्यारे बच्चों हम बात करते हैं प्रति चक्रवात की। एंटी साइक्लोन क्या है? तो प्यारे जो चक्रवात में मौसम खराब था, वह यहां पर साफ होता नजर आएगा। और अब जो चक्रवात का प्रभाव है, वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी चक्रवात आने के पश्चात क्या आता है? प्रति चक्रवात। और प्रति चक्रवात में मौसम क्या होता है? साफ होता है। प्यारे बच्चों एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, चक्रवात में हवाएं जो होती हैं, यह बाहर से अंदर की ओर चलती है, जबकि प्रति चक्रवात में हवाएं जो हैं, यह अंदर से बाहर की ओर चलती हैं। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों चक्रवात के लिए जो ये वीडियो था, यह यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको यह सेशन पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की लिंक को शेयर करिएगा। और आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के लिंक को पहुंचाइएगा, ताकि सभी बच्चे घर बैठे इन क्लासों का फायदा उठा सकें। और प्यारे बच्चों आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।